इंडियन राइटर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अर्जुन राउत है, डिप्टी रेंज ऑफिसर, भारतीय वन सेवा। पोस्टिंग के वक्त उम्र 32 साल, अकेला, महत्वाकांक्षी और अपनी वर्दी पर गर्व करने वाला। जब तबादले के आदेश आए तो मैंने इसे एक वरदान समझा। आखिर मैंने ही तो फील्ड ड्यूटी मांगी थी। जंगल, सन्नाटा और अकेलापन, मुझे ये सब मिला और उसके साथ कुछ और भी। यात्रा की शुरुआत एक उमस भरी जुलाई की सुबह से हुई। बादल नीचे लटके थे, जैसे आसमान पर किसी ने भारी पर्दे टांग दिए हों। मैं विशाखापट्टनम से रवाना हुआ, विभाग की जीप में। मेरे साथ ड्राइवर महेश था, चुपचाप सा आदमी, 40 के आसपास, जो एक दशक से विभाग में था। हम भीगे हुए गांवों और पानी से भरे खेतों को पार करते गए, जब तक कि सड़कें कंकरीली नहीं हो गईं और फिर मिट्टी में बदल गईं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सन्नाटा गहराता गया। न हॉर्न, न दुकानदार, न मोबाइल नेटवर्क, सिर्फ कभी कभार कोयल की आवाज या पत्तों की सरसराहट, जो शायद हवा से थी या किसी और चीज से। साहब, महेश ने अचानक कहा, अपनी नजर रियर व्यू मिरर पर टिकाए हुए, आप पहले कभी भैरवन आए हैं क्या? नहीं, मैंने कहा, ट्रांसफर फाइल पढ़ते हुए। पहली बार। क्यों? वो कुछ पल चुप रहा, फिर स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। लोग वहां ज्यादा दिन नहीं टिकते। अधिकारी जल्दी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या खुद ही जाने की मांग कर लेते हैं। मैंने सिर उठाया। क्यों? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कहते हैं उस जंगल में कुछ गड़बड़ है। मैं हंस पड़ा। महेश, भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे हो? पर वो नहीं हंसा। नहीं साहब, भूत नहीं, उससे भी बुरा कुछ है। दोपहर तक पेड़ इतने घने हो गए कि जंगल ने सड़क को निगल लिया। लताओं की शक्ल नागिनों जैसी थी, जो पुराने वृक्षों से लटकी थीं। कहीं दूर एक लंगूर चीखा। मुझे हवा में बदलाव महसूस हुआ, ठंडी, भीगी और भारी, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। हम शाम 4 बजे भैरवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेस्ट हाउस पहुंचे। एक पुरानी ब्रिटिश काल की इमारत, जिस पर काई जमी थी और मौसम की मार साफ दिखती थी। केयर टेकर रघु ने मेरा स्वागत किया, थके हुए चेहरे और अजीब से नजरों के साथ। वो मुझे देखकर बहुत खुश नहीं लगा। एक और अफसर, वो बड़बड़ाया, उम्मीद है ज्यादा दिन टिकेंगे। मैंने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब है इसका? वो बस फीकी मुस्कान देकर बोला, कुछ नहीं साहब, देख लीजिएगा। उस रात जब मैं अपने सामान की खोलाई कर रहा था, तो जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, गहरी, गूंजती हुई और बेहद करीब। वो कोई जानवर नहीं था जिसे मैं पहचानता, न तेंदुआ, न जंगली सुअर। वो आवाज लंबी थी, जैसे कोई जप कर रहा हो। मैं बरामदे में आ गया। पेड़ सरसराए, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, पर मैं शपथ लेकर कह सकता हूं, उस रात पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया। डर से नहीं, अभी नहीं, बल्कि उस सन्नाटे की वजह से। असल जंगल का सन्नाटा शांति नहीं देता, वो एक दबाव बन जाता है। जब कोई आवाज नहीं होती, तब भी एक आवाज होती है। अपने दिल की धड़कन, लकड़ी की कड़क, पुराने पाइप से टपकता पानी, और कभी कभी वो भी जिसे तुम समझा नहीं सकते। सुबह जब पहली रोशनी जंगल के सिरहाने पहुंची, मैंने वर्दी पहनी और पहली बार रेंज में गश्त के लिए निकला। रघु पहले से उठ चुका था। उसने कड़क काली चाय बना रखी थी। बिना कुछ कहे उसने प्याला मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे वो भी पूरी रात नहीं सोया हो। आप आज उत्तर की पगडंडी से जाएं, रघु ने कुछ क्षण बाद कहा, उंगली से जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर इशारा करते हुए। हाथियों की ताजा हलचल वहीं दिखी है। मैंने कड़वी चाय की चुस्की ली और सिर हिलाया। कोई और साथ चलेगा? उसने नजरें चुरा ली। अब वहां कोई नहीं जाता साहब, पिछले हादसे के बाद। पिछला हादसा? मैं चौंका, पर वह बिना जवाब दिए मुड़कर चला गया। मैं अकेला ही जीप लेकर निकला। रास्ता लगभग अदृश्य था, जैसे सड़क की कोई धुंधली याद बची हो, हकीकत नहीं। भैरव वन बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता था। पेड़ इतने घने थे कि धूप तक को भीतर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लताएं शाखों से लटकी थीं, जैसे फांसियां। फिर भी मैं बढ़ता गया। मुझे प्रशिक्षित किया गया था तर्कशील और वैज्ञानिक सोच के लिए। वन सेवा यही मांगती है, अनुशासन, पारिस्थितिकी और विवेक। इसलिए जब मैंने उसे देखा, एक पत्थरों का गोल घेरा, तो मुझे डर नहीं लगा, सिर्फ हैरानी हुई। एक खुली जगह में बना था वो, कोई 20 फीट का घेरा।
12 काले पत्थर एकदम सीधे चिकने पूर्ण वृत्त में सजे हुए। कोई निशान नहीं, कोई काई नहीं, कोई घिसावट नहीं, जबकि ये देश के सबसे गीले हिस्से में मौजूद था। और बीच में एक बड़ा समतल पत्थर, जैसे कोई वेदी हो। मैं पास गया, हाथ में नोटबुक लिए। वो जगह अस्वाभाविक रूप से शांत थी। न कोई चिड़िया, न कीड़ा। मेरी अपनी सांसें भी जोर से सुनाई दे रही थी। मैं उस मध्यवर्ती पत्थर के पास झुका और हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। वो गर्म था। जंगल की हवा ठंडी और नम थी। मेरे कपड़े और जूते तक गीले हो चुके थे, लेकिन वो पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे धूप में घंटों से पड़ा हो। मैंने झटके से हाथ खींच लिया और तभी वो आवाज फिर सुनाई दी। न गुर्राहट, न दहाड़, बल्कि एक गूंज, धीमी, लयबद्ध, लगभग सुर में। इंसानी नहीं, पर पूरी तरह जानवरों की भी नहीं। मैंने पलटकर देखा। दिल धक धक कर रहा था। कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़, वो पत्थरों का घेरा, वो गर्म पत्थर और वो न सह पाने वाली नजर जो मुझे घूर रही थी। मैंने खुद को जबरदस्ती संभाला। फोटोज लिए, नोट्स बनाए, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दर्ज किए, फिर वापस लौटा, धीरे धीरे, बिना पीछे देखे, क्योंकि न जाने क्यों मैं शब्दों में नहीं कह सकता। मुझे यकीन हो गया था कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो उस घेरे के बीच खड़ा मिलेगा, और मैं उसे देखने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पत्थरों के उस घेरे का जिक्र किसी से तुरंत नहीं किया। गेस्ट हाउस लौटकर मैंने कैमरे में तस्वीरें देखी। अजीब बात यह थी कि सब तस्वीरें धुंधली थीं, फोकस गड़बड़ नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज कैमरे के फ्रेम से गुजरी हो। एक हल्की सी लकीर, जैसे धुआं या हलचल, पर वहां कोई हवा नहीं थी, कोई जानवर नहीं था। मध्यवर्ती वेदी पत्थर फोटो में और भी गहरा लग रहा था, जैसे जल गया हो। मैंने झूम किया। वहां कुछ निशान थे जो पहले नहीं दिखे थे। खरोंचे, चिन्ह, शायद कोई प्राचीन लिपि। मैं तय नहीं कर पाया। शाम को मैंने रघु से यूं ही बातों बातों में उस जगह का जिक्र किया, पत्थरों की एक अजीब सी रचना कहकर। मैंने सोचा वो कुछ अंधविश्वास बताएगा या शायद सवाल करेगा, लेकिन वो एकदम जड़ हो गया। कहां? उसने तीखे स्वर में पूछा। उत्तर की पगडंडी, तीसरे मोड़ के बाद, कोई 1 किलोमीटर अंदर। वो चुपचाप दूसरी ओर देखने लगा, गाल के अंदर का मांस चबाने लगा। फिर बोला, आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं? मैंने पूछा। उसका जवाब धीरे था, नपातुला। कहते हैं वो हिस्सा अब जंगल का नहीं रहा, कुछ और हो गया है। हफ्ते के अंत में मैंने पास के आदिवासी गांव चिन्नाकोंडा जाने का फैसला किया। 20 मिनट की दूरी पर पहाड़ियों के किनारे बसा छोटा सा गांव वाले बाहरी लोगों से और खास तौर पर वर्दी वालों से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन मैंने सीखा था चुपचाप सुनने से भरोसा जीता जा सकता है। वहीं मेरी मुलाकात हुई ठाठा से, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें धुएं सी मटमैली थीं और आवाज सूखे पत्तों जैसी खरखराती। वो कभी वन वैद्य था, पारंपरिक जंगल चिकित्सक। लोग कहते थे वो सब कुछ याद रखता था, खासकर वो बातें जिन्हें बाकी लोग भूल जाना चाहते थे। जब मैंने था से पत्थरों के घेरे का जिक्र किया तो उसने पल भर को भी पलक नहीं झपकाई, बल्कि धीरे से सिर हिलाया। तुमने मरण वेदिका देखी है? उसने कहा। मौत का चक्र, वो क्या है? उसने ऊपर देखा, झूमते हुए पेड़ों की ओर। बहुत पहले, जब तुम्हारे जैसे लोग बूट और बंदूक लेकर नहीं आए थे, ये जमीन छायाओं की थी। हम वहां बलि चढ़ाते थे, जंगली बकरियां, काले मुर्गे, कभी कभी सुअर, ताकि छाया देवता संतुष्ट रहे। छाया देवता भगवान नहीं है, वो उससे भी पुराना कुछ है। वो धूप से भुला दिए गए कोनों में बसता है। वो थोड़ा और पास झुकाया। जब सरकार आई तब हमने बलियां देनी बंद कर दी। वो कहते थे कि हमारी रीतियां बर्बर हैं, लेकिन जंगल भूख नहीं भूलता और खून भी नहीं, खासकर वहां जहां उसने कभी गहराई तक पिया हो। मैं हंस पड़ा, थोड़ा संकोच से। तो आप कहना चाहते हैं कि जंगल भूतिया है? नहीं, उसने कहा। मैं कह रहा हूं कि वो जिंदा है और गुस्से में है। मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि उसने आखिरी बात जोड़ दी। तुम पहले अफसर नहीं हो जिसने उसे देखा है। तुमसे पहले बिप्लब सेन भी गया था वहां। उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। आवाजें सुनने लगा था, पेड़ों से बातें करता था, और फिर एक दिन जंगल में चला गया, कभी वापस नहीं आया। मैं सन्न रह गया। उसे ढूंढने कोई गया नहीं? गए थे, उसने कहा,
लेकिन जंगल उसके पीछे बंद हो गया। उस रात मैं 2:17 पर जागा, किसी आवाज से नहीं बल्कि उसकी कमी से। झींगुरों की आवाज बंद थी, कुत्ते भौंकना भूल गए थे, और गेस्ट हाउस की बाड़ के पास मैंने कुछ देखा। एक लंबी छाया जैसी आकृति खड़ी थी, घूर रही थी, इंतजार कर रही थी। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गई, लेकिन सन्नाटा वहीं रह गया। 2 दिन बाद मैं फिर गया मरण वेदिका तक। रघु से मैंने कहा कि मैं तेंदुए की हलचल देखने जा रहा हूं। उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखें मुझे जाते वक्त ऐसे देखती रहीं जैसे रोकना चाहता हो, या शायद आखिरी बार चेतावनी देना। जीप ज्यादा अंदर नहीं जा सकती थी, तो आखिरी आधा किलोमीटर मैंने अकेले तय किया, हाथ में मछेती लिए, झाड़ियों को काटता हुआ। जंगल बेहद शांत था, बहुत ज्यादा। न पक्षी, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ पत्तों की भीगी थपथपाहट और कीचड़ में ढंसते बूटों की आवाज। जब मैं उस जगह पहुंचा, हवा भारी लग रही थी। पत्थर वैसे ही थे, काले, चिकने, गलत से, लेकिन कुछ बदल गया था। मध्यवर्ती वेदी के चारों ओर की मिट्टी उखड़ी हुई लग रही थी, जैसे वहां कुछ दफनाया गया हो। मैं झुका, थोड़ा हिचकिचाया, फिर मछेती की छपटी धार से खुदाई शुरू की। ज्यादा गहराई नहीं गई थी कि एक धातु का डिब्बा मिला, झंग लगा हुआ, लेकिन अभी बंद। अंदर मोम लगी कपड़े में लिपटी चमड़े की पुरानी डायरी थी। पहला पन्ना खोला, धुंधली स्याही से लिखा था, बिप्लब सेन, डीएफओ, भैरव वन रेंज। 2012 में उसे ऐसे लेकर लौटा जैसे कोई टाइम बम हाथ में हो। गेस्ट हाउस में दाखिल होते ही दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे और पढ़ना शुरू किया। प्रविष्टि 1 से 3 मार्च 2012 नहीं करता। न गांव वाले, न स्टाफ, सब पीठ पीछे बातें करते हैं, जंगल के बारे में, पत्थरों के घेरे के बारे में। मैंने उसे कल देखा, वो वहां नहीं होना चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं उगता। मैंने अतिरिक्त गश्त की मांग की है। मैं समझना चाहता हूं ये क्या है। प्रविष्टि 4, 19 मार्च 2012। कोई जनजातीय बस्ती नहीं है। जब मैं वेदिका के पास पहुंचा, पत्थर गूंज रहे थे, कांप रहे थे। जानवर इस हिस्से से दूर रहते हैं, यहां तक कि हाथी भी पास नहीं आते। प्रविष्टि 7, 2 अप्रैल 2012। कल रात मैंने उसे देखा। एक औरत, निर्वस्त्र, राख से लिपटी, वो वेदी पर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। मैं तब से सो नहीं पाया। मुझे लगता है वो यहीं रहती है, मुझे देख रही है। प्रविष्टि 9 से 10, अप्रैल 2012। मैं बदल रहा हूं। आईने में दिखने वाला अक्स मेरा नहीं है। मेरे विचार अब मेरे नहीं रहे। मैं बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जंगल ने मुझे घुमा दिया। घंटों चला, पर हर बार वही जगह लौटी, पत्थरों का घेरा। वो मुझे जाने नहीं देगा। अंतिम प्रविष्टि 15 अप्रैल 2012। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, इसे जला दो, घेरे को जला दो, जंगल को जला दो, नहीं तो ये तुम्हें भी ले जाएगा। जंगल बीमार नहीं है, वो खा रहा है, और अब उसकी अगली बारी मैं हूं। मैं बहुत देर तक उस आखिरी पन्ने को देखता रहा, चुपचाप, जैसे वो शब्द अब मेरे लिए लिखे गए थे। कागज से सीलन और धुएं की गंध आ रही थी। स्याही इस तरह फैली हुई थी जैसे किसी कांपते हाथ ने लिखा हो, लेकिन शब्द, खासकर आखिरी पंक्ति, ऐसे थे मानो उन्होंने कागज को चीरते हुए मेरी हड्डियों तक आग पहुंचा दी हो। उस रात मैंने उसे सपना देखा। काले कुंडल जैसे बाल, सूखी फटी जमीन जैसी त्वचा, वेदी पर खड़ी थी, दोनों बाहें फैलाई हुई, और मेरा नाम फुसफुसा रही थी। मैंने न रघु से कुछ कहा, न महेश से, लेकिन वो डायरी मैंने तकिए के नीचे रख ली, और उस दिन के बाद से मैंने कभी बिना भरी हुई बंदूक के जंगल में कदम नहीं रखा। मैं हमेशा से एक नियमों का आदमी रहा हूं। सुबह 6 बजे उठना, 6:30 तक चाय, 7 बजे तक गश्त, दोपहर तक कागजी काम, फिर जंगल का चक्कर, और रात को सोने से पहले डेली रिपोर्ट। लेकिन कुछ तो बदल गया था जब से मैंने बिप्लब सेन की डायरी पढ़ी थी। पत्थरों के घेरे से लौटने के 5वें दिन सुबह जब मैं उठा, तो देखा कि मेरे बूट कीचड़ से सने थे, बाजुओं पर खरोंचें थीं, और कमरे में भीगी पत्तियों की गंध फैली हुई थी। मुझे याद नहीं था कि मैं बाहर गया हूं। मेरी बंदूक वैसे ही दीवार से टिकी हुई थी, बिना चली, लेकिन मेरी शर्ट, जो मैंने रात को कुर्सी पर करीने से टांगी थी, गायब थी। वो मुझे बरामदे के दरवाजे के पास मिली, गीली,
और किसी अजनबी के खून से सनी हुई। खून मेरा नहीं था। मैं कई मिनट वहीं खड़ा रहा, कोशिश करता रहा समझने की कि मैंने क्या किया, कहाँ गया, क्यों गया। क्या मैं नींद में चलने लगा था, या कुछ खा लिया था, या ये कोई सपना था? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सवाल और एक डर जो धीरे धीरे भीतर घर करने लगा था कि मैं अब अपने आप पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पा रहा। रघु को कुछ नहीं बताया, कम से कम अभी तक नहीं। उसके बजाय मैंने गेस्ट हाउस के बरामदे में लगे छोटे से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चुपचाप चेक की। 2:13 से 3:30 बजे सब ब्लैंक था, सिर्फ स्टैटिक, फिर कुछ नहीं, फिर वही स्टैटिक, जैसे कोई या कुछ कैमरे के सामने आकर खड़ा हो गया हो। शाम को मैं महेश से मिला, रेंजर ऑफिस में। मुझे किसी ऐसे से बात करनी थी जो इस जगह की दीवानगी में अभी तक पूरी तरह नहीं डूबा था। सर, आपकी आंखें लाल हैं, उसने पानी देते हुए कहा। आप ठीक से सो नहीं रहे क्या? नहीं, वो मेरी ओर झुक गया। कुछ हो रहा है ना सर? मैं चुप रहा। वो और झुका। सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वो मुझे रेंजर क्वार्टर्स के पीछे बने एक पुराने स्टोरेज शेड में ले गया। पुराने औजार, तेल के डिब्बे, स्पेयर टायर और एक लकड़ी का संदूक। संदूक के अंदर दर्जनों फाइलें, पीली पड़ी हुई, किनारों से कटी हुई, तबादले के पत्र, इस्तीफे, शिकायतें, सभी पूर्व अधिकारियों की। कुछ ने सिरदर्द की शिकायत की थी, कुछ ने बुरे सपनों की, कुछ ने पेड़ों में आवाजें, रहस्यमयी रोशनी, समय की गड़बड़ी का जिक्र किया था। और 3 रिपोर्ट्स सबसे नीचे छिपी हुई जंगल में नींद में चल पड़ने की बात करती थी। होश आया तो अपने आप को पत्थरों के घेरे के पास पाया। मैंने ये सब सालों में इकट्ठा किया, महेश ने धीरे से कहा। हर कोई इसे टालता रहा, तनाव, अकेलापन, बुखार, लेकिन शुरुआत हमेशा एक जैसी थी। मैं चुप रहा, क्योंकि अब मुझे पता था मैं उसी राह पर उतर चुका हूं। उस रात मैंने अपने कमरे में एक पुराना ट्रेल कैमरा लगा दिया, इंफ्रारेड मोशन सेंसर वाला। मुझे जानना था, अगर मैं फिर बाहर गया तो देखना चाहता था कि कैसे। अगली सुबह मैं बरामदे में उठा, बिना शर्ट के, पैरों में मिट्टी, बाजुओं पर नीले निशान, नाखूनों में काली गीली मिट्टी। मैं दौड़कर कैमरे के पास गया, कार्ड निकाला, लैपटॉप में डाला। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। 2:27 सुबह मैं बिस्तर पर से उठा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य डोरी मुझे खींच रही हो। फिर बिना किसी झिझक के दरवाजे की तरफ बढ़ा, खोला, और जैसे ही मैं बाहर गया, कैमरे के फ्रेम में कमरे के कोने में एक आकृति नजर आई। साए में खड़ी थी, लंबी, बाल लताओं जैसे, नंगे पैर, आंखें इंफ्रारेड की रोशनी में हल्की चमकती हुई, और वो मुस्कुरा रही थी। उस फ्रेम के बाद ही फाइल करप्ट हो गई, लेकिन इतना काफी था। मैं सिर्फ भूतिया घटनाओं का शिकार नहीं था, मुझे किसी दिशा में चलाया जा रहा था। अगले दिन मैं मंदिर गया, आस्था से नहीं, बल्कि क्योंकि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तर्क हार चुका था, कैमरे भी, यहां तक कि नींद भी मुझसे छीन ली गई थी। और अब वो हर जगह महसूस होती थी। वो औरत जो साए में खड़ी रहती थी, वो फुसफुसाहट जो पेड़ों के बीच से आती थी, और ये डरावना यकीन कि मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं जिसे किसी पुरानी भूखी शक्ति की ओर खींचा जा रहा है। मंदिर बड़ा नहीं था, बस एक पत्थर की संरचना, चिन्हा कोंडा की चट्टान से सटा हुआ। स्थानीय लोग उसे पवित्र शिला मंदिर कहते थे, लेकिन अब वहां पूजा करने कोई नहीं जाता। कहते थे जंगल के बहुत पास है, पुराने वक्तों की चीजों के बहुत पास। पुजारी एक झुका हुआ आदमी था, उसकी त्वचा पेड़ की छाल जैसी और आंखें उम्र से कहीं ज्यादा स्थिर। उसने मुझे देखा, जैसे पहले से जानता हो मैं क्यों आया हूं। तुमने उस घेरे में कदम रखा, उसने बिना परिचय के ही कहा। मैं रुक गया। हां, वो चुपचाप मुड़ा और भीतर ले गया। अंदर धुएं भरे अंधेरे में उसने तेल का दीपक जलाया और मुझे बैठने का इशारा किया। बहुत साल पहले उसने शुरू किया। अंग्रेजों के आने से पहले ये जंगल वन देवियों का था, लेकिन उनमें से एक को धोखा मिला। मैंने उसकी हथेली में नाचती लौ को देखा। उस पत्थर के घेरे में उसी की पूजा होती थी। उसका नाम था रेवती। देवी नहीं थी पूरी तरह, एक तरह की प्रकृति की आत्मा, सुंदर, शक्तिशाली, श्रद्धा से पोषित और बलिदान से। वो रुका। गांव वाले उससे बलि देते थे, जानवरों की, और कभी कभी सूखे के साल में इंसानों की भी। लेकिन एक साल अकाल के समय
एक अनुष्ठान शुरू तो हुआ पर पूरा नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्यों? उसका पुजारी जो उसका चुना हुआ था उसे प्रेम करने लगा था। कहते हैं उसने बलिदान की प्रथा तोड़ने की कोशिश की। उसने खून को गलत पत्थर पर बहा दिया और फिर वो बदल गई, सब पर टूट पड़ी, खुद को जंगल से बांध लिया और इंतजार करने लगी। किसका? पूरा होने का। मेरे भीतर ठंड उतरने लगी थी। तुम्हें लगता है वो अब भी इंतजार कर रही है, अब भी नाराज है? वो भूखी है, पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, और तुम बाकियों की तरह उसके मुंह के अंदर कदम रख चुके हो। मैंने उसे अपने सपनों के बारे में बताया, उन काले पड़ चुके पलों के बारे में जिनका मुझे कोई होश नहीं, उस औरत के बारे में जो वेदी पर खड़ी मुझे नाम लेकर पुकारती थी। वो धीरे से सिर हिलाने लगा, जैसे किसी असाध्य बीमारी की पुष्टि कर रहा हो। उसने तुम्हें चुना है, कोई खास वजह नहीं, बस इसीलिए कि तुमने उस जमीन पर कदम संदेह के साथ रखा, और संदेह आस्था से कहीं ज्यादा चौड़ा दरवाजा खोलता है। मैं क्या कर सकता हूं? पुजारी ने पहले दीपक को देखा, फिर मेरी आंखों में झांका। भाग सकते हो, कोशिश कर सकते हो, लेकिन भैरवन अब सिर्फ जंगल नहीं है, वो उसकी देह है, उसकी सांस है, वो इसके अंदर समा चुकी है, और अब तुम्हारे अंदर भी। मैंने सिर झटक दिया। मुझे डर से ज्यादा कुछ चाहिए, कोई रास्ता। वो कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखता रहा, फिर बस एक शब्द कहा, पूरा करो। उस रात मैं लौटकर गेस्ट हाउस गया। बिप्लब सेन की डायरी अब भी मेरे तकिए के नीचे रखी थी, लेकिन अब उसमें कुछ नए पन्ने थे, ऐसे पन्ने जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, और उनमें लिखी इबारत मेरे ही हाथों की थी, पर वो शब्द मैंने कभी नहीं लिखे थे। वो पन्ने निस्संदेह मेरे ही थे, वही कागज, वही कलम, वही आर की हल्की सी टेढ़ी बनावट, वही टी की नीची रेखा, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ये कब लिखा। और वो शब्द, भैरव वन में जो कुछ भी देखा था उससे कहीं ज्यादा ठंडक उन शब्दों ने मेरे भीतर उतार दी। 28 अप्रैल रात 2:44 नहीं, मैंने उसका हाथ महसूस किया, ठंडा, नाखून जैसे किसी जड़ की तरह। उसने फुसफुसाकर कहा, बस थोड़ा और मैं मुस्कुरा दिया, बिना सोचे। शायद अब मैं खुद भी यही चाहता हूं। 29 अप्रैल रात 3:12 जंगल फिर से गुनगुना रहा है, पेड़ सांस ले रहे हैं, पत्थर हिल रहे हैं। मैं उस वृत्त तक चला गया, ये जाने बिना कि मैं कमरे से बाहर कैसे निकला। लेकिन जब नीचे देखा, मेरे हाथ में एक माछेटी थी, ब्लेड पर खून था, मेरा नहीं, अभी तक नहीं। मैंने झटके से डायरी बंद कर दी, हाथ कांप रहे थे। सुबह रघु ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला, जैसे कोई आदमी किसी खतरनाक किनारे पर खड़ा हो। वो रुक गया, मुझे देखता रह गया। आपने नींद नहीं ली? वो धीमे से बोला। मुझे लकड़ी चाहिए, मैंने बुदबुदाया। साहब, सूखी लकड़ी, बहुत सारी, आज रात के लिए। रघु ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने मेरी आंखों में कुछ देखा, शायद वही चीज जो उसने सालों पहले बिप्लब सेन की आंखों में देखी थी। शाम ढलते ही मैंने जीप जंगल में भीतर तक चला दी। कोई रास्ता नहीं था, कोई निशान नहीं। टायर जड़ों और पत्थरों पर गरजते हुए लुढ़कते रहे, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचा, उस जगह पर। वृत्त अब वो अलग दिख रहा था। मुरझाती रोशनी में पत्थर ज्यादा ऊंचे लग रहे थे। बीच वाला पत्थर काला हो गया था। पेड़ अब भीतर की ओर झुके हुए थे, जैसे तमाशा देखने आए दर्शक। मैंने घेरे के चारों ओर केरोसिन छिड़का, सूखी लकड़ी से एक अव्यवस्थित सी रुकावट बनाई, और अंत में बीच वाले पत्थर तक एक आखिरी केरोसिन की लकीर डाली, जो काले खून जैसी चमक रही थी। और फिर मैं बैठ गया इंतजार करने। ठीक 2:03 मैंने उसे सुना। वो गुनगुनाहट, धीमी, प्राचीन, जैसे कोई देवता जमीन के नीचे करवट ले रहा हो। फिर हलचल, छायाओं के बीच से वो वृत्त में दाखिल हुई। रेवती अब वो वैसी नहीं थी जैसी मेरे सपनों में आती थी। अब वो अधूरी थी, आधी धुआं, आधी हड्डियां। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थीं, और उसका मुंह हिला तक नहीं। लेकिन उसकी आवाज मैं सुन रहा था। आग लाई है, खत्म करना चाहता है, पर तुझे समझ नहीं है। उसने एक हाथ उठाया, आसपास के पत्थर खिसकने लगे। सचमुच जमीन कांपने लगी, जैसे धरती की प्लेटें हिल रही हों। वो पत्थर अब अंदर की ओर झुक गए, मुझे घेरते हुए। मैंने माचिस जलाई, फिर उसे गिरा दिया। आग भड़क उठी, लकड़ियों में लपटें उठी, वृत्त को घेर लिया।
वो चीखी, दर्द से नहीं गुस्से से। वो चीख कहीं और से आ रही थी, उसके मुंह से नहीं, जड़ों से, पत्तों से, पेड़ों से। लेकिन फिर कुछ बदला। वो रुक गई, सिर को थोड़ा टेढ़ा किया और हंसी। मूर्ख आदमी, उसने कहा, तुझे लगता है ये तेरा है खत्म करने के लिए? तुम अनुष्ठान नहीं थे, तुम समर्पण थे। आग उसे रोक नहीं पाई, वो सीधे लपटों से गुजरी, मुझे छूने को बढ़ी। और जो आखिरी चीज मुझे याद है वो थी ठंडक, मौत की नहीं, भुला दिए जाने की। सुबह में जागा, वहीं वृत्त के बीच पड़ा हुआ, अकेला। आग बुझ चुकी थी, पत्थर गायब थे, टूटे नहीं, गायब। न कोई राख, न कालिख, न कदमों के निशान, न आग का कोई सुराग, न उसका, बस सन्नाटा। और मेरी मुट्ठी में बंद डायरी अब आखिरी पन्ने तक भरी हुई, हर शब्द मेरी ही लिखावट में। कहते हैं सदमा इंसान को बदल देता है, पर यह सदमा नहीं था, यह रूपांतरण था। अगली सुबह मैं लौटकर गेस्ट हाउस आया, जला, थका, टूटा हुआ, और रघु मुझे वहीं इंतजार करता मिला। हाथ में एक केतली थी और आंखों में डर। रात को वापस नहीं आए, वो धीरे से बोला। मैंने सिर हिलाया। कुछ मिला जो आप ढूंढ रहे थे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना इसलिए कि मैं जवाब देना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि जवाब मेरे भीतर बदलने लगा था। सवाल भी अब वैसा नहीं लग रहा था, जैसे उसमें कोई दूसरा अर्थ छुपा हो जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आने वाले दिनों में जंगल मेरे चारों ओर शांत होने लगा, न डर से, न स्वागत में, बस एक स्वीकार में। अब परिंदे मेरी आहट से नहीं उड़ते थे, सांप मेरे पैरों से ऐसे फिसलते जैसे मैं कोई पत्थर हूं। जंगली सुअर जो हमेशा उग्र और अनियंत्रित रहते थे, अब आधे रास्ते से मुड़ जाते थे, जैसे कोई अदृश्य घूंघट मुझे ढंके हुए था। मैं उसका हिस्सा महसूस करने लगा, और यह बात मुझे सबसे ज्यादा डराने लगी। पर असली डर तो आईने में था। तीसरी सुबह जब मैंने मुंह धोया और शीशे में देखा तो कुछ अलग था। चेहरा वही, आंखें भी, पर पुतलियां थोड़ी पतली हो गई थीं, जैसे शिकारी की होती हैं। और जब मैं थोड़ा झुका तो एक पल को मेरा प्रतिबिंब पहले मुस्कुराया। उस दिन एक चिट्ठी दरवाजे के नीचे से फिसल कर मिली। महेश की थी, ट्रांसफर से पहले छोड़ी गई। सर माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ा। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपोर्ट में दर्ज नहीं हो सकती, और न ही वन विभाग की फाइलों में। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस रात आप वृत्त में गए उसके बाद वो मेरा नाम लेना बंद कर चुकी है। जो कुछ हुआ उस रात वो सिर्फ आपका नहीं था। आपने हम सबके लिए कुछ उठाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कुछ साथ नहीं लाए, पर मैं लाया था। हर रात वो फुसफुसाहटें वापस आने लगी, बाहर से नहीं, मेरे भीतर से। अब वो मेरी आंखें बंद करते ही बोलती है, धीरे, शांत, प्यार से, तुमने अनुष्ठान पूरा कर दिया। अब तुम जंगल का हिस्सा हो, अब तुम मेरे हो, और अब मैं भी उस पर यकीन करने लगा हूं। हड्डियों में जो टीस उठती है, वो सपने जिनमें जड़ें मेरी सांसों में घुसती हैं, हवा का वो स्पर्श जो मेरे नाम जैसा लगता है, ये सब एक ही सच का हिस्सा है। मैंने अनुष्ठान को नष्ट नहीं किया, मैंने उसे पूर्ण किया, ना कि एक पुजारी बनकर, ना ही रक्षक बनकर, बल्कि एक बलि बनकर। उस साल मानसून देर से आया। जून तक भैरव वन को हरे रंग में डूब जाना चाहिए था। फर्श पर काई, पेड़ों से टपकते पानी, झोंकें रेंगती हुई, लेकिन बादल बस मंडराते रहे और जंगल रुका रहा, जैसे कोई जानवर सांस रोककर बैठा हो। उसी वक्त वो आई। मैं बरामदे पर बैठा सूखे पत्तों को घूमते देख रहा था, जब एक जीप की आवाज सुनाई दी। मेरी नहीं, एक किराए की, कीचड़ से सनी, फीकी लाल, वो जो उत्तरी 20 के दशक में रही होगी। खाकी बूट, हाथ में एक मोटी नोटबुक और आंखों में शहर की घबराहट। वो बरामदे तक ऐसे चली आई जैसे उसे पता ही नहीं कि वो किस चीज के मुंह तक चली आई है। फॉरेस्ट ऑफिसर अरविंद कुमार? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मैं साहना सेन हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। सेन, उस नाम ने मुझे जैसे भीतर तक झकझोर दिया। अंदर 2 कप बासी चाय के बीच उसने मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। एक जवान आदमी, लगभग 38 साल का, वर्दी में मुस्कुराता हुआ। वर्दी जिसे मैं पहचानता था, बिप्लब सेन। मेरे भाई, उसने कहा, वो 2012 में यहां लापता हो गया था। लोगों ने कहा शायद बह गया या जंगल में खो गया, लेकिन मैंने उसके खत पढ़े हैं, उसकी डायरी। यहां कुछ हुआ था? मैंने कुछ नहीं कहा,
उसने अपने बैग से एक और नोटबुक निकाली, लगभग वैसी ही जैसी मैंने उस वेदी के नीचे पाई थी। मुझे लगता है वो किसी अनुष्ठान के बारे में लिख रहा था। उसने मेरी आंखों में सीधे झांका। मुझे लगता है जंगल ने उसे ले लिया। मैं देर तक कुछ नहीं बोला। मैं बोल ही नहीं सका, क्योंकि उस शापित रात के बाद पहली बार मैंने डर से ज्यादा कुछ महसूस किया। पहचान। जंगल अब भी भूखा था और उसे अभी और चाहिए था। मैंने बस उसे थोड़ा और टाल दिया था। उस रात वो गेस्ट हाउस में रुकी। मैंने उसे बहुत समझाया, मना किया, पर वो अड्डी रही। अगर वो यहीं मरा था, उसने कहा, तो मुझे देखना है। रात 2:21 पर मेरी नींद टूटी, किसी दरवाजे की चरमराहट से। मेरा नहीं, उसका। मैं दौड़ता हुआ उसके कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था, कमरा खाली, लेकिन हवा, वो हवा किसी सड़ी हुई चीज की तरह भारी और बदबूदार पेड़ों के बीच से आ रही थी। मैंने बंदूक उठाई और उस पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ा जो सर्कल की ओर जाता था। वो पहले से वहां थी, सर्कल के बिल्कुल बीच में, जैसे जम गई हो। उसकी आंखें चौड़ी, पत्थर जैसी, और उसके सामने जमीन से धुएं की तरह उठता हुआ, लेकिन उस धुएं में हड्डियों जैसी परछाई लिपटी थी। बिप्लब सेन, आधा इंसान आधा साया। उसका मुंह खुला था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी और मुझे देखा, और फिर वही आवाज जो मैंने पहले भी सुनी थी। तूने अनुष्ठान पूरा कर दिया, पर रेखा नहीं खींची। रक्त को बहना होगा, जंगल याद रखता है। मैं चिल्लाया, भागो वहां से। वो हिली तक नहीं, और फिर हवा ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। ताकत से नहीं, आवाज से। हजारों फुसफुसाहटें, पुरानी, गीली, सड़ी हुई। हर आवाज एक ही बात दोहरा रही थी, एक को रहना होगा, एक को रहना होगा, एक को रहना होगा। जब मैं उसके पास पहुंचा, बिप्लब जा चुका था, पर उसके हाथ मिट्टी से सने हुए और उसकी आंखें, उनमें सफेद धीमी चमक थी। अगले 3 दिन सहना जैसे किसी और ही दुनिया में थी। न कुछ बोलती, न कुछ पूछती, बस गुमसुम गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द भटकती रहती। कभी दीवारों को छूती, कभी पेड़ों को ताकती, कभी नींद में चिल्ला उठती। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, समझाने की, पर मुझे पता था कुछ बदल चुका है। मैंने वो बदलाव पहले देखा था अपने अंदर। वो दूरी, वो प्यास, वो खालीपन जो इंसान को ऊपर से तो ठीक दिखाता है, पर अंदर ही अंदर वो किसी और की ओर खींच रहा होता है। उसने भी वही सर्कल छू लिया था। वो भी सुन चुकी थी वो आवाजें। अब जंगल ने उसका नाम याद कर लिया था। चौथे दिन उसने कुछ कहा। मुझे नहीं लगता भैया मरे थे, उसने अचानक कहा, जब हम बरामदे में बैठे थे। मैं चौंक गया। तो फिर क्या हुआ था? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। मुझे लगता है उन्हें तोड़ा गया था, सिर्फ शरीर नहीं, यादों में भी। जैसे जंगल ने उन्हें पत्ता पत्ता बिखेर दिया और अब वो उन्हें दोबारा उगाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने मुझे अपनी डायरी दिखाई। आखिरी पन्ना, जो पिछली रात तक खाली था, अब किसी अजनबी की लिखावट से भरा था। ठीक वैसे ही जैसे बिप्लब सेन की डायरी में। वो बिना आवाज चलती है, उसकी नसें बेलिए हैं, उसकी आंखें कोहरे में जलते दिए। वो इंतजार करती है, बलि के लिए नहीं, वापसी के लिए। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी कि ये किसने लिखा। उसने नहीं, उसके जरिए उसने लिखा था। शाम को मैं फिर मंदिर गया। जिन बातों के जवाब उस पंडित ने नहीं दिए थे, अब मुझे चाहिए थे। पर मंदिर बंद था, दरवाजे सील किए जा चुके थे। कांसे के हैंडल से एक पर्ची लटक रही थी, तू उसे वापस लाया, अब वो अपना रूप खुद चुनेगी। लौटते समय मुझे लगा जंगल रास्ते को निगल रहा है। पेड़ और पास आ गए थे, सड़क लंबी लगने लगी, और जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कोई पीछे बैठा था। पर जब पलटा, कोई नहीं, सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट, एक को रहना होगा। उस रात सहना मेरे कमरे के दरवाजे पर आई, नंगे पांव। उसकी आंखों में वही हल्की सफेद चमक, जैसे उस औरत की जिसे मैंने सर्कल में देखा था। और फिर वो शब्द कहे जो मेरे जीवन की आखिरी नींद चुरा ले गए। मैंने उसे देखा, और वो मेरी तरह दिखती है। मैंने उसे बिठाया, सब कुछ जानना चाहा। धीरे धीरे वो टुकड़ों में बोलती गई, और मैं समझ गया ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। वो बचपन से सपने में भैरवन देखती थी। सर्कल, पेड़ों की आवाज, मिट्टी के नीचे से बुलाता एक साया। कभी कभी उसने कहा, मुझे लगता है मैं भैया को ढूंढने नहीं आई थी,
आंखों में आंसू। मैं आई थी जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने, और उस क्षण सब साफ हो गया। ये कोई एक बार का अनुष्ठान नहीं था, ये एक वंश था, खून से चलता हुआ, यादों में रेंगता हुआ। जंगल ने इंतजार किया था, अब उसे अपना नया माध्यम मिल गया था, और वो मैं नहीं था। अब मैं रात को अपना दरवाजा बंद करने लगा, डर से नहीं कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी, डर इस बात का था कि अगर उसने दरवाजा खटखटाया तो मैं खोल दूंगा, क्योंकि अब वो साहना नहीं रही। वो बहुत चुपचाप चलती थी, उसकी नींद पत्थर जैसी, और जब मुस्कुराती तो उसकी आंखें खाली रहती। वो जिज्ञासा जो उसके चेहरे पर पहली बार आई थी अब खत्म हो गई थी। अब वहां था बस एक गहरा शांत समझ, जैसे जंगल की आत्मा उसमें उतर आई हो। एक सुबह मैंने उसे बगीचे में देखा, नंगे पांव, हाथों से मिट्टी खोद रही थी। कोई पौधा नहीं बो रही थी, बस खोद रही थी। उसने ऊपर देखा, उंगलियों में मिट्टी, और धीरे से कहा, उसने कहा, तुमने कुछ दबाया है यहां, हड्डियां, बाल, यादें, उसे वापस चाहिए। मैंने कहा, हमें यहां से जाना होगा, ये जगह तुम्हारी नहीं है। भैरवन कभी कुछ लौटाता नहीं। उसने बहस नहीं की, बस मेरी पीठ के पीछे देखा, पेड़ों की ओर, और कहा, तुम सोचते हो उसने तुम्हें छीना था? उसने तुम्हें बनाया है। उस शाम मैंने दोनों के बैग पैक किए, सुबह निकल पड़ेंगे, किसी और रेंजर डिवीजन में ट्रांसफर लेंगे, शायद उत्तर के पहाड़ों में खो जाएंगे, जहां जंगल कुछ नहीं कहता। पर जैसे ही बैग का जिप बंद किया, डमरू जैसी आवाजें फिर से गूंज उठी। ना लोकगीत, ना कोई संगीत, बल्कि धरती के नीचे धड़कता दिल। मैं बरामदे की ओर भागा, वो पहले से बाहर थी, जंगल की तरफ पीठ किए खड़ी। सुन रहे हो? उसने बिना देखे पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो बुला रहा है, उसने कहा। फिर धीरे से, अब मुझे रास्ता दिखने लगा है। उस रात मैंने एक रास्ते का सपना देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ना इंसानों का बनाया, ना नक्शे में दर्ज। वो जंगल के उस हिस्से में जाता था जहां ना धूप पहुंचती थी, ना कोई पक्षी घोंसला बनाता। सपने में मैं उसके पीछे पीछे चला। वो आगे चल रही थी, बाल पत्तों को छूते हुए। उसकी आवाज किसी और भाषा में हवा में गूंजती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पेड़ बदलने लगे, उनकी छाल बूढ़ी त्वचा जैसी मुड़ने लगी, और उनकी जड़ें चेहरों में बदलने लगी। और फिर हम पहुंचे एक गुफा। तराशी नहीं गई थी, उगी थी, जिंदा चट्टान, धीमे धीमे धड़कती हुई। उसका मुंह एक घाव की तरह खुला, और तभी मैं जाग गया, पसीने में भीगा, सांसें तेज। वो जा चुकी थी, सूरज निकला भी नहीं था, पर जंगल मुझे देख रहा था। हर पत्ते के पीछे आंखें, हर पेड़ के पीछे सांस। उसके पैरों के निशान साफ थे। उसने पगडंडी नहीं पकड़ी थी, कोई नहीं पकड़ता जब जंगल बुलाता है। उसने पूरब की घाटियों की ओर रुख किया था, जहां जाने से हम रेंजरों को मना किया गया था। बुजुर्ग कहते थे, वहीं रखे हैं भैरवन के अवशेष, ना इंसान ना जानवर, बस जो बचता है जब जंगल किसी को इस्तेमाल कर चुका हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा बदलने लगी, भारी, चिपचिपी, जैसे पसीना जिसमें यादें बसी हों। जंगल अंधेरा हो रहा था, भले ही सुबह की रोशनी आई थी। पेड़ एक दूसरे की ओर झुके हुए, जैसे मुझे लेकर कुछ फुसफुसा रहे हों। और तभी मुझे सपना सच में दिखा। वो रास्ता सामने था। मैंने कोई सवाल नहीं किया। अब तक मैं समझ चुका था, यह संयोग नहीं था, यह अनुष्ठान था। जंगल ने तय कर लिया था, यह मेरी आखिरी यात्रा है। करीब 1 घंटे पैदल चलने के बाद मैं एक पत्थरीली ढलान के किनारे पहुंचा। नीचे घने कोहरे और बेलों से ढंकी हुई वो गुफा थी। ये कोई निर्माण नहीं थी, ये एक झक्म था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। और साहना वहीं खड़ी थी, नंगे पांव, शांत, प्रतीक्षा में। मेरी आहट सुनकर उसने मुड़कर देखा। तुम आ गए, उसने बस इतना कहा। मैं हमेशा आता हूं, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराई नहीं। अब बस थोड़ा ही बचा है। फिर वो भीतर चली गई। मैं भी उसके पीछे अंधेरे में उतर गया। गुफा की दीवारें गीली थीं, लेकिन उनमें हल्की धड़कन सी महसूस हो रही थी। ये गूंज नहीं थी, ये दिल की धड़कन जैसी थी। जैसे जैसे हम गहराई में जाते गए, तापमान गिरता गया, लेकिन मैं पसीने से भीग रहा था। कानों में सनसनी, आंखों के सामने धुंध। और फिर रास्ता एक विशाल भूमिगत कक्ष में खुल गया। एक विशाल गुंबद, छत से लटकती जड़ों की तरह चांदेलियर बने थे, और बीचों बीच एक पत्थर का वेदी था। किसी औजार से नहीं, किसी हाथ से नहीं बना,
उस पर सूखे काले चिन्ह थे। न ये रंग थे, न कोई लिपि, ये नसें थीं। साहना आगे बढ़ी। उसकी आंखें शून्य में थीं, आवाज धीमी। उसने इस जगह को जन्म दिया, स्मृति को, मृत्यु को। और अब उसे फिर एक वाहक चाहिए। वो मेरी ओर मुड़ी, लगभग स्नेह से। मैं जा नहीं सकती, लेकिन तुम जा सकते हो अगर उसे अपने साथ ले जाओ। मैंने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर वो तुम दोनों को ले जाएगी। और जमीन कांपने लगी। जड़ें मेरे पैरों के नीचे खिसकने लगी। दीवारों की धड़कन तेज हो गई और उस वेदी से कुछ उठा। कोई आकृति नहीं, बल्कि एक उपस्थिति। वो, मैं उसे पूरी तरह देख नहीं पाया, सिर्फ टुकड़े। जड़ों से बने उलझे बाल, मिट्टी और हड्डियों से बना चेहरा, आंखें दर्जनों जो उसके चेहरे के हर कोने से घूर रही थी। ना देवी ना भूत, एक स्मृति जो मांस में बदल गई थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ हवा, गर्म घूमती हुई हवा। उसने मुझे दीवार से टकरा दिया और उसी पल मैंने सब कुछ देखा। बिप्लब सेन जो अपनी मर्जी से जमीन में समा गया था। महेश जो पेड़ों से बुदबुदा रहा था। वो इंतजार करती है पेड़ों के नीचे। गांव वाले जो डर के कारण नहीं, बल्कि आज्ञा मानकर चले गए। और मैं जो सालों पहले यहां आया था, ये सोचकर कि मैं नियंत्रण में हूं। सच मुझे आग की तरह चुभा। मुझे किसी को बचाना कभी था ही नहीं। मैं तो बस अगला भोजन था। कानों में एक सन्नाटा गूंजने लगा, इतना गाढ़ा, इतना भारी सन्नाटा, जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोककर देख रहा हो कि मैं अब क्या करूंगा। साहना वेदी पर खड़ी थी, आंखें बंद। उसका शरीर हवा में झूमते पेड़ की तरह डोल रहा था। उसके पीछे जंगल की अवतार, वो असंभव अस्तित्व, मिट्टी और बेलों से बना हुआ, बिना हिले चल रहा था, जैसे कोई स्मृति गलत समय पर फिर से चल रही हो। और उसी कक्ष में, समय की नसों से तराशे हुए उस गर्भगृह में, जंगल ने मुझे एक विकल्प दिया। एक को रुकना होगा। हमेशा से यही नियम था, है ना विप्लव? गांव के गायब लोग, महेश जो पेड़ों से बात करता रहा, वह बच्चा जिसने वेदी पर खून बहाया था। जंगल कभी मारता नहीं, वो नफरत भी नहीं करता, वो सिर्फ याद करता है। और हर बार उसकी याद में कोई ना कोई रुकता है, एक संरक्षक, एक जड़, एक साक्षी। साहना, मैंने धीरे से कहा, उसकी ओर बढ़ते हुए। उसने आंखें खोली। अब वे चमक नहीं रही थीं, लेकिन वो साहना की नहीं थी। उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया, उसने फुसफुसाया, जो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं, उसने रखा था। मैं ठिठक गया। तुम पहले भी आ चुके हो, किसी और रूप में, किसी और युग में, और हर बार तुम भाग गए। मुझे नहीं पता वो क्या कह रही थी, लेकिन मेरे घुटने जवाब दे गए। मेरे हाथ ने जैसे ही वेदी के पत्थर को छुआ, एक झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक याद, मेरी ही याद, मगर इस जन्म की नहीं। एक मैदान था। अब तक जंगल नहीं उगा था, सिर्फ जली हुई जमीन और बहती हुई गर्म हवा। एक औरत कुएं के पास खड़ी थी। उसके बाल राख जैसे थे, उसका मुंह सीधा, भावहीन। वो कहती है, इस जमीन को चिन्हित कर लो, एक दिन ये फिर बोलेगी। फिर वो अपने सीने को एक चाकू से चीरती है और मिट्टी में समा जाती है, और उस मिट्टी से पेड़ उगते हैं। मैं हाँफ उठा। वेदी धड़कने लगी। साहना एक कदम पीछे हटी, और वही आवाज जो मैंने न जाने कितनी रातों तक सुनी थी, पत्तों की सरसराहट में, कीड़ों की भनभनाहट में, उन ढोलों की थाप में जो कभी बजते ही नहीं थे, फिर से बोली, तुम उसकी पहली स्मृति नहीं हो, लेकिन शायद तुम उसकी आखिरी हो सकते हो। अब मैं समझ गया, ये सिर्फ कोई बलिदान नहीं था, ये एक सौदा था जो बहुत समय से चलता आ रहा था, एक अनुबंध। और अब पहली बार किसी से इसे खत्म करने को कहा जा रहा था। न आग से, न भागकर, बल्कि बदलकर। मैं जा सकता था, साहना को लेकर वापस लौट सकता था, सब कुछ भूल जाने का नाटक कर सकता था। शायद जंगल हमें जाने देता, अभी के लिए, लेकिन वो फिर बुलाता। कभी ना कभी कोई और उसकी पुकार सुनता, कोई और अंदर जाता, और कभी बाहर ना आता। जब तक कि मैंने उसकी ओर देखा, वो अब रो रही थी, चुपचाप। कृपया उसे मुझे मत लेने देना, उसने फुसफुसाया, और मैं समझ गया, वो इस स्मृति का बोझ नहीं उठा सकती, अभी नहीं। लेकिन मैं उठा सकता था, क्योंकि मैं पहले भी उठा चुका था। मैं आगे बढ़ा, उसके माथे पर एक अंतिम चुंबन दिया, और धीरे से कहा, जाओ। वेदी खुल गई। जड़ें मेरी ओर बढ़ी, हिंसक नहीं,
बल्कि कोमलता से, जैसे कोई मां अपने बच्चे को उठा रही हो। साहना चीखी, नहीं, तुम खो जाओगे। मैं मुस्कुराया, खोऊंगा नहीं, लौटूंगा। जैसे ही मैं धरती के भीतर खींचता गया, गुफा की दीवारें एक प्राचीन रोशनी से जगमगा उठी। न वो आग थी, न कोई जादू, वो स्मृति थी। जंगल अब जाने दे रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसकी जगह ले ली थी। आखिरी दृश्य जो मेरी आंखों ने देखा, मिट्टी मेरे ऊपर बंद होने से पहले, वो थी साहना रोशनी की ओर दौड़ती हुई। उन्हें वो लड़की 3 दिन बाद मिली, भैरव वन की पूर्वी पहाड़ी से लगे हाईवे पर, नंगे पांव भटकती हुई। कपड़े फटे हुए थे, पांवों से खून बह रहा था। सूरज की तपिश से त्वचा झुलसी हुई और जगह जगह छिली हुई, मगर वो जिंदा थी। उसने बताया कि वो एक शोध करता है, एक वन सर्वे टीम की सदस्य जो पहाड़ियों में बिछुड़ गई थी। उसने भूस्खलन की बात की, धुंध की, भूलने की बीमारी की, लेकिन उसने गुफा का जिक्र नहीं किया, न वेदी का, न मेरा। कौन मानता? वैसे भी उसे डिब्रूगढ़ के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी धड़कनें जांची, नोट्स लिए। पूछा, क्या आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है? उसने कहा, नहीं, मगर उसने कलम और कागज जरूर मांगा। यहीं से वो फाइल शुरू हुई, जो अब मेरे सामने पड़ी है, पुराने धुंधले पन्नों पर छपी हुई, फॉरेस्ट सर्विस के एक भूले बिसरे आर्काइव रूम के कोने में रखी एक अलमारी में। ऊपर लिखा है, अपुष्ट, निजी अनुभव, क्षेत्रीय संदर्भ के लिए नहीं। नीचे दस्तखत हैं, थोड़े कांपते हुए, लेकिन साफ पढ़े जा सकते हैं। साहना रॉय। मुझे नहीं पता अब तक कितने लोग इस फाइल को पढ़ चुके हैं। ज्यादातर ने शायद लोक मान्यता या अनुष्ठानिक भ्रम जैसे शब्द पढ़े होंगे और फाइल को किसी दराज में फेंक दिया होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं उसने क्या देखा था। मैं जानता हूं क्योंकि मैं अब भी यही हूं। भैरव वन को कभी चौकीदारों की जरूरत नहीं पड़ी, न दीवारों की, न बाढ़ की। उसे सिर्फ याद किए जाने की जरूरत थी, जैसे वो अपने आने वालों को याद रखता है। और अब वही बन गया हूं मैं, एक मौन प्रहरी, धरती की रीढ़, एक ऐसा भूत जो मिटता नहीं, बस इंतजार करता है। कभी कभी जो नए रेंजर आते हैं, वो दक्षिणी चौकी के पास कोई चुपचाप भेंट छोड़ जाते हैं। एक पीतल का सिक्का, कागज पर मुड़ी हुई कोई पंक्ति, या पुराने वटवृक्ष की छाल पर लगाया गया सिंदूर का टीका। उन्हें खुद नहीं पता क्यों करते हैं ऐसा, बस इतना जानते हैं, कुछ तो सही लगता है। मगर साहना जानती है। कभी कभी मैं उसकी आवाज सुनता हूं, जब वो किसी दूर शहर की बालकनी से अंधेरे में धीरे से कुछ कहती है, जब वो किसी और जंगल के किनारे खड़ी होकर पूछती है, क्या तुम अब भी वहीं हो? और मैं उत्तर देता हूं, शब्दों से नहीं, बल्कि हवा से, पंछियों की आवाज से, पेड़ों की टहनी से, जो उसके पास से गुजरते वक्त हल्की सी झुक जाती है, क्योंकि जंगल अब भी उसे याद रखता है, और उसके जरिए मैं भी। साल बीतते गए, अचानक गुमशुदगियों की घटनाएं कम होने लगी। स्थानीय लोग फिर से जंगल के कुछ हिस्सों में लौटने लगे, सावधानी से। एक नई रेंजर चौकी बनाई गई, छोटी, पक्की, सीमेंट की। जंगल चुप रहा, बहुत चुप, लेकिन भैरव वन की खामोशी शांति नहीं है, वो प्रतीक्षा है। एक गर्मियों की शाम दक्षिणी चौकी पर तैनात एक जूनियर अधिकारी बाहर धूम्रपान के लिए निकला। सूरज अभी अभी डूबा था, हवा भारी थी, झाड़ियों में जुगनू टिमटिमा रहे थे। तभी उसे ढोल सुनाई दिए, धीमे, दूर, धुंधले। उसने सोचा कोई त्योहार होगा किसी गांव में। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि कुछ उसकी निगाह में आया। एक आकृति, पेड़ों के बीच, बहुत दूर, बस हल्की सी झलक, ऊंची, स्थिर। वो ऐसी मौजूदगी थी जिसे दिमाग मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो होनी ही नहीं चाहिए। वो 1 मिनट तक अपलक देखता रहा, फिर उसकी कमर पर लगी रेडियो से एक धीमी सी साएं साएं हुई, और जब उसने फिर से देखा, वो आकृति गायब थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी हफ्ते वो हर सुबह जंगल की पगडंडी के किनारे गेंदे के फूल रखने लगा। जब किसी ने पूछा, क्यों रखते हो? वो बस कंधे उचकाकर बोला, घर की पुरानी आदत है, मगर वो यहां का नहीं है। और वो कभी उस वटवृक्ष के पास नहीं जाता। भैरव वन अब भी है, क्योंकि वो भूखा नहीं है, बल्कि क्योंकि उसके नीचे कुछ ऐसा है जो अब भी याद करता है, और जब तक यादें जीवित हैं, वो इंतजार करता है। तो दोस्तों, आज की ये डरावनी दास्तान यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी
यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में। जब तक के लिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो इंडियन राइटर।